तो बहुत इंटरेस्टिंग और बहुत मजेदार टॉपिक हमारा चल रहा है फिजिक्स में। और हम यहाँ पे दीपक, गुड मॉर्निंग। हमने यहाँ पे धारा और अनुगमन वेग का संबंध निकाला था। हमारा पिछली क्लास में I इज इक्वल टू NE AV D, N नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, E इलेक्ट्रॉनिक चार्ज, A अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल, और बिल्कुल बताएंगे बेटा, और VD अनुगमन वेग। तो कुछ बातें धारा के बारे में अब बता दी जाएं आप लोगों को। तो धारा के फिर हम कुछ बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक पढ़ेंगे। धारा को हम क्या बोलते हैं? करंट। चलिए, तो एक सबसे इंपॉर्टेंट बात, ये पूछा जाता है स्कूलों में, इसलिए ये आपको पता होना चाहिए। धारा की दिशा सदैव इलेक्ट्रॉनों की दिशा के विपरीत होती है। इलेक्ट्रॉनों की दिशा के विपरीत होती है, विपरीत ली जाती है। चलो, होती नहीं है, अपन लिख देते हैं विपरीत ली जाती है। तो जो धारा है किसी भी चालक के अंदर इधर प्लस लगा है, इधर माइनस लगा है, इलेक्ट्रॉन चलेंगे इस डायरेक्शन में, और क्षेत्र की दिशा ये होती है प्लस से माइनस की तरफ, और धारा की दिशा भी यही होती है I। तो धारा हमेशा इलेक्ट्रॉन के विपरीत दिशा में चली हुई मानी जाती है, ली जाती है। पहली बात बच्चों ध्यान रखना। दूसरे नंबर, सेकंड नंबर, ये पहली बात बताई। दूसरी बात हम बताते हैं, धारा एक अदिश राशि है। धारा एक अदिश राशि है, अदिश राशि है। कुछ लोग कहते हैं कि ये टेंसर है। टेंसर का मतलब एक ऐसी भौतिक राशि जो सदिश और अदिश के बीच में रहती है, परंतु अपन तो अदिश लिखने वाले हैं बच्चों। धारा एक अदिश राशि है क्योंकि यह सदिश योग के नियमों का पालन नहीं करती। योग के नियमों का पालन नहीं करती। तो धारा, एक बात बताओ बच्चों, एक बहुत इंपॉर्टेंट बात है, समझो। हमने क्या लिखा? धारा की दिशा सदैव इलेक्ट्रॉनों की दिशा के विपरीत ली जाती है। जिस दिशा में इलेक्ट्रॉन चलते हैं, धारा उनके विपरीत दिशा में चलती है। तो यार, धारा की अपनी दिशा कुछ हुई नहीं ना, वो तो इलेक्ट्रॉन जिधर चलेंगे उसके विपरीत धारा मानेंगे। चलो एक एग्जाम्पल ले लेते हैं अपन, कि हमारा नंद किशोर है। नंद किशोर जहां जाता है पिंटू कुमार भी वहीं जाता है। ध्यान से सुनना, नंद किशोर जहां जाता है पिंटू कुमार भी उधर ही जाता है। तो नंद किशोर की तो दिशा है, क्योंकि उसे तो कहीं जाना है, परंतु पिंटू कुमार की कोई दिशा नहीं है, क्योंकि वो तो निर्भर करेगा किस पे? वो तो निर्भर करेगा नंद किशोर पे। उसकी अपनी थोड़ी दिशा। नंद किशोर पूर्व में जाने लगा तो पिंटू भैया उनके पीछे पीछे पूर्व में जाने लगे। नंद किशोर पश्चिम में जाने लगे तो पिंटू भैया पश्चिम में जाने लगे। तो पिंटू भैया की कोई दिशा नहीं है। नंद किशोर तो सदिश राशि हो गए जिनकी दिशा होती है,
परंतु पिंटू कुमार यहाँ पे अदिश राशि हो गए, क्योंकि उनकी दिशा तो डिपेंड करती है नंद किशोर की दिशा पे। तो सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है कि आप चाहो तो ये भी लिख सकते हो कि धारा अदिश राशि क्यों है, क्योंकि ये सदिशों के योग के नियम का पालन नहीं करती है। दूसरी बात आप ये भी बोल सकते हो कि धारा की अपनी कोई दिशा नहीं होती, ये तो इलेक्ट्रॉन जिधर जाते हैं उनके विपरीत ली जाती है। अब बच्चों यार एक इंपॉर्टेंट बात ये है कि जब भी हम सर्किट बनाएंगे हमें धारा की दिशा बताना बहुत जरूरी है। हम दिशा बताएंगे परंतु वो अदिश राशि होती है। और एक और इंपॉर्टेंट बात, तीसरे नंबर की बात और लिख रहे हैं। तीसरे नंबर की बात यह है कि कोई भी हमारे पास चालक है और ये वाला जो यहाँ पे एक छोटा सा भाग लिया इसे ए बोलते हैं, और ए क्या हो गया हमारा, ए हो गया हमारा अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल। अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल हो गया हमारा ए। धारा हमेशा इसके लंबवत रहती है, आई हमेशा लंबवत होती है ए के, ये लंबवत का साइन है। धारा हमेशा अनुप्रस्थ काट के क्षेत्रफल के लंबवत होती है। तो तीसरी बात हमने यहाँ पे लिखी, धारा सदैव अनुप्रस्थ काट के क्षेत्रफल के, अनुप्रस्थ काट के क्षेत्रफल के लंबवत रहती है। तो ये धारा की बात हुई। ओके बिल्कुल समझाते हैं। धारा की दिशा सदैव इलेक्ट्रॉनों की दिशा के विपरीत होती है। इलेक्ट्रॉन हमेशा क्षेत्र की विपरीत दिशा में चलते हैं, धारा क्षेत्र की दिशा में चलती है। तो धारा की दिशा क्या होती है, धन से ऋण की तरफ, और इलेक्ट्रॉन क्षेत्र की विपरीत दिशा में चलते हैं। दूसरे नंबर, धारा एक अदिश राशि है क्योंकि ये सदिशों के योग के नियम का पालन नहीं करती है, ये दूसरी बात हो गई। ओके, तीसरा नाम, जो चालक का अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल होता है उसके लंबवत होती है। ये धारा के बारे में 3 बातें हो गई हैं और इन्हें ये आपको पीडीएफ मिल जाएगा। और अब हम बहुत इंपॉर्टेंट बात, हर बात इंपॉर्टेंट है और मजेदार है बच्चे, वो बहुत सरल है यार। अब तुम ये मत कहना कि सर आपको ही सरल लग रही है, हमें नहीं। ऐसा नहीं है बेटा, जो भी समझेगा उसे सरल लगेगी, तो सरल है। अब हम वो चीज फिर से लिख देते हैं। हमारे पास I इज इक्वल टू क्या था, अभी हमने निकाला था NeAVD। धारा अदिश राशि है, दिमाग में सुरक्षित रख लें बच्चों कि धारा एक अदिश राशि होती है। अब हम यहाँ पे पढ़ रहे हैं धारा घनत्व। धारा घनत्व को हम J से प्रदर्शित करते हैं। तो यार सबसे पहले तो एक इंपॉर्टेंट बात लिखी दें, बाद में समझेंगे धारा घनत्व। सबसे इंपॉर्टेंट बात है, यह एक सदिश राशि होती है, यह एक सदिश राशि होती है। तो धारा अदिश है परंतु धारा घनत्व तो सदिश होती है, ये बड़ी इंपॉर्टेंट बात है बच्चों। हमने एक बात बोली थी, पीडीएफ तो मिलती रहेंगी, परंतु यहाँ पढ़ने बैठो तो कॉपी पेन तो होना चाहिए। बहुत सी काम की बातें जो हम बोल देते हैं वो आपको लिखना चाहिए। आप देखो ना, धारा अदिश है और धारा घनत्व सदिश है क्या धारा घनत्व, ये पढ़ोगे तो आपको ये सेंटेंस चौंकाने वाला लगेगा। धारा घनत्व की परिभाषा हम क्या लिख रहे हैं, हम इसकी परिभाषा की बात कर रहे हैं। प्रति एकांक अनुप्रस्थ काट के क्षेत्रफल से गुजरने वाली धारा, प्रति एकांक अनुप्रस्थ
काट के क्षेत्रफल से गुजरने वाली धारा को धारा घनत्व कहते हैं। धारा घनत्व कहते हैं। अब तो हमारे पास एक प्रश्न आ गया कि धारा अदिश राशि है और धारा घनत्व सदिश राशि हो गया, जबकि लिखा क्या है, प्रति एकांक अनुप्रस्थ काट के क्षेत्रफल से गुजरने वाली धारा को ही धारा घनत्व कहते हैं। मतलब धारा को ही धारा घनत्व कहते हैं। यार बच्चों, बता सकते हो कि धारा घनत्व को क्यों सदिश राशि बोला गया, जबकि ये भी तो धारा ही है। हमने आंसर दिया है। सबसे पहले तो हम इसका फार्मूला लिखें। A इज इक्वल टू होता है I अपान A। J इज इक्वल टू I अपान A। सृजन आंसर दे रहा है। सृजन से पूछते हैं। हाँ सृजन बोलो। हेलो सर। हाँ बोलो सर। धारा जो अनुप्रस्थ काट के क्षेत्रफल के लंबवत जाती है, इसलिए हाँ, धारा तो सदिश राशि कहते हैं। बिल्कुल सही जवाब सृजन। वेरी गुड बच्चे, ये सही जवाब है कि धारा घनत्व यदि निकालेंगे तो अनुप्रस्थ काट के क्षेत्रफल यानी ए के फिक्स डायरेक्शन में है, इसके लंबवत ही रहती है। बिल्कुल सही जवाब। J इज इक्वल टू I अपान A। तो ये पता है, इसे अपन ऐसे लिख सकते हैं J इंटू A बराबर I। अभी तुम्हें एक बहुत इंपॉर्टेंट बात बता रहे हैं हम। I बराबर हो जाएगा J डॉट A। और अब सुनो जरा, I तो अदिश है, हम ऐसे लिख सकते हैं J सदिश है और डॉट A सदिश है। तो पता है ये जो धारा घनत्व होता है, ध्यान से सुनना, जिन बच्चों को नहीं पता है वो क्वेश्चन करना हमसे। ये है अदिश गुणनफल, दो सदिशों का अदिश गुणनफल। मतलब धारा दो सदिशों का, धारा की नई परिभाषा आ रही है, दो सदिशों का अदिश गुणनफल होता है। दो सदिशों का अदिश गुणनफल होती है। चलो, अदिश गुणनफल, जब इन दो सदिशों का गुणा करेंगे तो हमें अदिश मिलेगा। दो सदिशों का यदि हम गुणा करेंगे तो हमें अदिश मिलेगा। समझो ये बात सब लोग ध्यान से, ठीक है। हाँ, तो इसलिए एक सदिश ये हो गया, ये तो क्षेत्रफल तो सदिश होता ही है, तो दो सदिशों का अदिश गुणनफल हो गया। इसलिए जे धारा घनत्व, धारा, दूसरी बात लिख रहे हैं, धारा क्षेत्रफल के, कौन सा क्षेत्रफल है वो, अनुप्रस्थ काट का, अनुप्रस्थ काट क्षेत्रफल के सदैव, धारा घनत्व कर देते हैं, घनत्व सदैव लंबवत रहता है, फिक्स है, इसकी दिशा रहता है। अब एक बहुत इंपॉर्टेंट बात हमें और समझ लेनी है। एक और काम की, एक बात फिर से समझा दें, आरती पूछ रही है। बिल्कुल फिर से समझा रहे हैं बच्चे। ये हमने बार बार बच्चों से बोला है कि आप सदिश अदिश ये पढ़ो और समाकलन अपकलन पढ़ो, क्योंकि ये दोनों चीजें नहीं पढ़ते हैं तो फिजिक्स नहीं होती है। सबसे पहले बताएं कि ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर बराबर होता है ए बी कॉस थीटा, और ये क्या होता है, अदिश।
तो दो सदिशों का अदिश गुणनफल अदिश आता है। एक सदिश हो गया धारा घनत्व और एक सदिश हो गया क्षेत्रफल, और ये अदिश हो गया धारा। समझ गए ना? ये आपका धारा क्या है? अदिश। धारा है अदिश। जे क्या है? सदिश। ए क्या है? सदिश। तो दो सदिशों का अदिश गुणनफल धारा होती है और इसकी दिशा निश्चित है। अब भी समझाया था। और आरती तूने तो बोला था, संगीता वाली आरती, दो आरती हो गई है यहाँ पे अब। तो तूने तो पिछली क्लास में बोला था कि अनुप्रस्थ काट के क्षेत्रफल लंबवत चलती है धारा, खुद नहीं बोला था बेटा तूने। तो फैक्ट है कि फिक्स है उसकी क्षेत्रफल की। अभी एक और चीज समझ, बहुत अच्छे से समझ में आएगा, देखना जरा, बहुत अच्छे से समझ में आएगा। मान लो हमारे पास एक ये है, ऐसा तार है, एक ये वाला तार है, ऐसा इधर से काट दिया हमने टेढ़ा। अब पता है यहां के लंबवत निकलेगी धारा, तो इसके लंबवत निकलेगी, आई इधर होगी। सब बच्चे समझेंगे, जितना पूछना है पूछना, काम की बातें बेटा। ये चीजें आपका लेवल बढ़ा देंगी बोर्ड से भी, समझ गए? बोर्ड तो हम कभी भी सही तैयार कर लेंगे प्रशांत सर के बच्चों, बोर्ड तो हम कभी भी तैयार कर लेंगे, वो तो हो ही रहा है, सिंपल है। गिने चुने क्वेश्चन आते हैं लोकल बोर्ड में, फिक्स है। परंतु हमने देखा पेपर, बिहार का पेपर भी देखा हमने। तो ये इंपॉर्टेंट चीज है, कुछ विशेष बातें हैं जिन्हें समझना चाहिए। क्यों? अभी हमने क्या बोला था? धारा अनुप्रस्थ काट के क्षेत्रफल के लंबवत चलती है, समझ गए यार? परंतु यहां से तो ऐसी चल रही थी ये धारा, तो ये धारा है ना दो घटकों में वियोजित हो जाएगी। ये कोण थीटा है तो ये कॉस थीटा हो जाएगा, और ऊपर वाला क्या हो जाएगा? ऊपर वाला क्या हो जाएगा? आई साइन थीटा। तो बच्चे सुनना जरा सब लोग, धारा दो कंपोनेंट में आई कॉस थीटा, तो पता है क्या होगा? अब यहां पे यदि हम धारा घनत्व तो लिखेंगे जे बराबर, सॉरी क्षेत्रफल है यार, सॉरी बच्चों हमने कुछ गलत लिख दिया। क्षेत्रफल की दिशा ये है, क्षेत्रफल, क्षेत्रफल की दिशा क्या होती है? फिर से बना दें यार, हमारे बच्चे कंफ्यूज नहीं होने चाहिए। रुक जाओ, रुको 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 रुको, हमने आई काट दिया जबरन, जबरन हमने आई काटा। देखो जरा, ये ऐसा है, ये ऐसा है। अब बताओ क्षेत्रफल की दिशा क्या होगी? ये होगी क्षेत्रफल की दिशा। क्षेत्रफल तो हमेशा लंबवत बाहर की तरफ होता है, तो क्षेत्रफल एक घटक क्षेत्रफल का ये हो जाएगा ए कॉस थीटा, और एक घटक ये हो जाएगा ए साइन थीटा। इस घटक से हमें कोई मतलब नहीं है, और जे बराबर आई अपान ए होता है, तो यहाँ पे अपन जे इज इक्वल टू लिखेंगे आई अपान ए कॉस थीटा। और ये क्या है? ये है क्षेत्रफल का, क्षेत्रफल का वह घटक, क्षेत्रफल का वह घटक जो धारा की दिशा में होता है, धारा की दिशा में होता है। क्षेत्रफल का वह घटक जो धारा की दिशा में होता है, उसे हम बोलते हैं धारा घनत्व। तो बच्चों समझ में आया है कि नहीं बताइए ये बात? यस लिखिए या नो लिखिए, जल्दी जल्दी बोलिए, आगे बढ़ेंगे। तो हम सदिश की बात करते हैं, हम धारा घनत्व की बात करते हैं, तो धारा घनत्व की दिशा हमेशा फिक्स होती है। और यदि कोई ऐसा हमारे पास वायर हो, टेढ़ा कटा हुआ क्षेत्रफल, तो क्षेत्रफल दो घटकों में वियोजित हो जाएगा, ए कॉस थीटा और ए साइन थीटा। ए साइन थीटा हम नहीं लेंगे, ए साइन थीटा हम नहीं लेंगे। जो क्षेत्रफल, धारा की दिशा ये है आई, और जो क्षेत्रफल का घटक
धारा की दिशा में होता है, धारा घनत्व में हमेशा हम वो ही घटक लेते हैं और वो हमेशा cos थीटा होता है बच्चों, हमेशा cos थीटा होता है, क्योंकि इससे आगे बढ़ाएं तो I बराबर क्या हो जाएगा, जे ए cos थीटा। इसका मतलब क्या है, I बराबर जे वेक्टर डॉट ए वेक्टर, क्योंकि जे वेक्टर डॉट ए वेक्टर का मतलब जे ए cos थीटा होता है। बच्चे सीधी सी बात यह है कि धारा घनत्व तो एक सदिश राशि होती है जब हमारे पास ऐसा कोई चालक हो जिसका क्षेत्रफल ऐसा हो। धारा इस दिशा में चल रही है तो क्षेत्रफल, आपको पता है क्षेत्रफल एक सदिश राशि होती है। ये यदि ऐसा क्षेत्रफल होगा तो इसकी दिशा ये होगी। जब ये इसकी दिशा क्षैतिज और ऊर्ध्वाधर के अलावा है तो ये दो घटकों में वियोजित हो जाता है। एक हो गया ए कॉस थीटा और एक इसके लंबवत हो गया ए साइन थीटा। ए कॉस थीटा धारा की दिशा में है, वो ही घटक हम यहाँ पे लेंगे और वो ही यूज होगा। तो ये है आपका धारा घनत्व। अब बच्चों बहुत इंपॉर्टेंट बात, हम आगे बढ़ते हैं और भी इंपॉर्टेंट बात करते हैं। तो ये बात अब सबको समझ में आ गई, ये बात हमने मान ली है। और अब हम बात करते हैं आपका सबसे ज्यादा जो 10th में भी आपने पढ़ा है वो पढ़ते हैं, ओम का नियम, ओम्स लॉ। यदि ये कंडीशन सबसे इंपॉर्टेंट है, भौतिक अवस्थाएं अपरिवर्तित हों या नियत हों तो किसी चालक के सिरों पर लगाया गया विभवांतर उसमें प्रवाहित धारा के समानुपाती होता है, धारा के समानुपाती होता है। ये बात हमने की है ओम के नियम की। बहुत सी चीजें पढ़ेंगे हम यहाँ पे। यदि भौतिक अवस्थाएं अपरिवर्तित हों तो किसी चालक के सिरों पर लगाया गया विभवांतर उसमें प्रवाहित धारा के समानुपाती होता है। मतलब भी समानुपाती है I के। कंडीशन क्या है, इफ फिजिकल स्टेट रिमेन अनचेंज, यदि भौतिक अवस्थाएं परिवर्तित नहीं हो रही हों। भौतिक अवस्थाओं का मतलब क्या है, भौतिक अवस्थाओं का मतलब है ताप, दाब तथा आयतन, ये भौतिक अवस्थाओं का मतलब होता है। भी समानुपाती है I। अभी सुनो जरा, इसे बराबर करने के लिए एक नियतांक का गुणा करते हैं R है नियतांक, जिसे क्या कहते हैं, जिसे कहते हैं प्रतिरोध। V और I बराबर होने चाहिए बच्चों। जितना पोटेंशियल लगाएंगे, विभव लगाएंगे, उतना ही विभवांतर लगाएंगे, उतनी धारा बहनी चाहिए, परंतु उतनी धारा नहीं बहती। उतनी धारा क्यों नहीं बहती, क्योंकि धारा का विरोध होता है। आपको पता है जब इलेक्ट्रॉन चलते हैं किसी भी चालक के अंदर तो उसकी धनायनों से टक्कर होती रहती है, तो यार उनकी रुकावट होती है ना, प्रतिरोध कहते हैं उसे। तुम भीड़ में चलो, कहाँ चलो तुम, भीड़ में भागो, नहीं चल पाओगे तेज, तुम्हारी किसी से टक्कर हो जाएगी तो तुम्हारी स्पीड एकदम रुक जाएगी। वो प्रतिरोध है। वो टक्कर के कारण जो उत्पन्न हुआ है वो कौन है,
प्रतिरोध है मतलब तुम जितनी ऊर्जा लगा रहे हो उतनी तेजी से भीड़ में भाग ही नहीं सकते, और उतनी तेजी में भीड़ में भाग नहीं सकते तो उसी को प्रतिरोध कहते हैं। भाई किसी से गए, अब ये अपना राजदीप है, इसने कहा भीड़ में दौड़ लगा के जाना है, अब एक आदमी से टकराया, फिर उसने कहा सॉरी सॉरी सॉरी, आगे बढ़ा। वो नॉर्मल आदमी था, उसने कहा ओके 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 लेट्स गो, तो वो चला गया आगे, फिर आगे चला, दूसरे से टकराया, परंतु वो तो गुस्से वाला था, तो वो तो फिर हर कुछ कह के मार देगा। तो बच्चे हम अपनी स्पीड से तो चल नहीं पाते हैं, तो ये प्रतिरोध इसी कारण उत्पन्न होता है। इलेक्ट्रॉन की धनायनों से टक्करों के कारण इलेक्ट्रॉन का वेग प्रभावित होता है, और इलेक्ट्रॉन का वेग प्रभावित होने का मतलब धारा का वेग प्रभावित होना होता है, क्योंकि आवेश प्रवाह ही धारा कहलाता है, आवेश प्रवाह ही धारा कहलाता है, और आवेश प्रवाह मतलब इलेक्ट्रॉनों का प्रवाह ही धारा कहलाता है। और जब इलेक्ट्रॉन चलेंगे और वो टक्करें करेंगे तो उनके प्रवाह में कमी हो जाएगी, तो प्रतिरोध। और इस आर को क्या कहते हैं? धारा के मार्ग की रुकावट। अब इसी से आगे बढ़ो तो आर बराबर क्या हो जाएगा? V अपान आई। ये भी एक परिभाषा हो जाएगी। क्या बोलेंगे? विभवांतर तथा धारा के अनुपात को प्रतिरोध कहते हैं। The ratio between potential difference to the current is called resistance. प्रतिरोध कहते हैं। विभवांतर और धारा के अनुपात को प्रतिरोध कहते हैं। तुम्हें तो ये पता होना चाहिए, धारा के मार्ग की रुकावट, ये भी पता होना चाहिए कि रुकावट हो क्यों रही है। रुकावट इसलिए हो रही है कि धनायनों से टक्कर हो रही, दूसरे इलेक्ट्रॉन प्रतिकर्षित भी करते हैं। तो बच्चे इंपॉर्टेंट बात ये है धारा की। तो प्रतिरोध, अब हमारा जो आगे चैप्टर चलेगा उसमें सबसे बड़ा रोल रहेगा प्रतिरोध का। अब सबसे बड़ी चीज चलेगी प्रतिरोध, रेजिस्टेंस, इंग्लिश में बोलते हैं रेजिस्टेंस। क्या बोलेंगे? रेजिस्टेंस प्रतिरोध कहते हैं। पता है प्रतिरोध की इकाई ओम, ऐसे बनाते हैं, ओम है। प्रतिरोध की इकाई ओम है। अब एक बड़ी इंपॉर्टेंट बात सुन लो बच्चों, और ये तुम्हें कॉपी में लिखने वाली बात है। हाँ, इंपॉर्टेंट ये है कि प्रतिरोध की इकाई एक ऐसी इकाई है जो सीजीएस में भी उपयोग में आती है और एसआई में भी आती है। मतलब ओम मीटर भी लिख सकते हैं, ओम सेंटीमीटर के साथ भी लिख सकते हैं। तो प्रतिरोध की एक विशिष्ट इकाई है ये ओम। ये सीजीएस में भी उपयोग होती है और एसआई में भी उपयोग होती है। तो ओम का नियम क्या था? अभी हम ओम के नियम की बहुत सी बातें करेंगे, अभी खत्म नहीं हुआ है, बहुत सी बातें करेंगे, परंतु पहले कुछ प्रतिरोध की बात करें, फिर ओम के नियम का निगमन भी करना है हमें, और बहुत से काम करने हैं, तो करेंगे अभी सबसे पहले अब हम बात करेंगे प्रतिरोध। तो क्या बोला था? यदि भौतिक अवस्थाएं अपरिवर्तित हों या नियत हों तो किसी चालक के सिरों पर लगाया गया विभवांतर उसमें प्रवाहित धारा के समानुपाती होता है। यार ये तो तुम्हें पता है, विभवांतर ज्यादा होगा तो धारा ज्यादा बहेगी, विभवांतर कम होगा तो धारा कम बहेगी। अंडरस्टूड है, सबको समझ में आती है ये बात। विभवांतर मतलब ढाल, ढाल ज्यादा होगा तो गेंद तेजी से रोल होगी, ढाल यदि कम होगा तो गेंद धीरे रोल होगी, गेंद मतलब धारा। तो बच्चों ये ओम का नियम था। अभी हमें बात करनी है प्रतिरोध, फिर ओम के नियम की बातें हम बहुत सी करेंगे, परंतु अब जिसकी भी बात की जाएगी वो है प्रतिरोध। प्रतिरोध को आर से प्रदर्शित करते हैं और इकाई इसकी होती है ओम।
बच्चों एक ये है कंडक्टर, ये है कंडक्टर, इसमें बहुत से धन आयन रखे हुए हैं, होते ही हैं वो तो, ये बहुत से धन आयन है और इनके बीच में क्या होते हैं, यहां पे लगा दिया प्लस और यहां पे लगा दिया माइनस, इनके बीच में बहुत से इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, मुक्त इलेक्ट्रॉन होंगे तभी तो चालक होगा, मुक्त इलेक्ट्रॉन होंगे तभी तो चालक होगा। अब फिर हम वो बातें पढ़ रहे हैं जो पेपर में आने के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होती हैं यूपी बोर्ड में, समझ गए नंद किशोर, यूपी बोर्ड में भी। तो हम यहाँ पे पढ़ रहे हैं प्रतिरोध को प्रभावित करने वाले कारक, प्रभावित करने वाले कारक, ये हम यहाँ पे पढ़ रहे हैं। पहला कारक है ताप, प्रतिरोध, पहला कारक है ताप। तो इसके बारे में बहुत इंपॉर्टेंट बात है, किसी चालक का ताप बढ़ाया जाएगा तो उसका प्रतिरोध बढ़ जाता है, किसी चालक का ताप बढ़ाया जाए तो उसका प्रतिरोध बढ़ जाता है, किसी चालक का ताप बढ़ाया जाए तो उसका प्रतिरोध भी बढ़ जाता है। अभी हम कंफ्यूज करेंगे तुम्हें सबको, अब भी के अभी हम कंफ्यूज करने वाले हैं, देखना तुम्हें। परंतु यहाँ पे एक चीज और स्पेशल अलग कलर से लिख देते हैं, परंतु विद्युत अपघटे, विद्युत अपघटे का मतलब है द्रवीय चालक, विद्युत अपघटे का मतलब है द्रवीय चालक। केमिस्ट्री की बात हो गई आरती, विद्युत अपघटे द्रवीय चालक, विद्युत अपघटे का प्रतिरोध ताप बढ़ने पर कम होता है। बहुत इंपॉर्टेंट बात है इसलिए लाल रंग से लिखा है। अब हम तुम्हें कंफ्यूज करते हैं। तुम्हें ये तो पता है कि इलेक्ट्रॉन चलेंगे तो धारा बहेगी, इलेक्ट्रॉन जितनी तेज चलेंगे धारा उतनी तेज बहेगी, है ना, इलेक्ट्रॉन जितनी तेज चलेंगे धारा उतनी तेज बहेगी। तो ताप बढ़ाते हैं तो इलेक्ट्रॉन का वेग बढ़ा देता है ताप, ताप हमेशा गतिज ऊर्जा बढ़ाता है। बच्चों ये अपनी कॉपी में ऊपर नोट करो कि ताप सदैव गतिज ऊर्जा में वृद्धि करता है, ताप बढ़ाएंगे तो गतिज ऊर्जा बढ़ेगी। हमारी बात समझ में आई कि ताप बढ़ेगा तो गतिज ऊर्जा बढ़ेगी, ताप हमेशा गतिज ऊर्जा में वृद्धि करता है। तो यार गतिज ऊर्जा में वृद्धि करता है तो ताप बढ़ाएंगे तो इलेक्ट्रॉन तेज चलेंगे, और इलेक्ट्रॉन तेज चलेंगे तो धारा ज्यादा बहेगी, और धारा ज्यादा बहेगी तो प्रतिरोध कम हो गया ना। हमने तो उल्टा लिख दिया, किसी चालक का ताप बढ़ाया जाए तो उसका प्रतिरोध बढ़ जाता है, यानी धारा कम हो जाती है। प्रतिरोध बढ़ने का मतलब क्या है, धारा का कम हो जाना। तो फिर क्या बात हुई यहां पे बताओ। अब हम तुम्हें फिर से एक एग्जाम्पल दे रहे हैं। तुम भीड़ में तेजी से दौड़ने की कोशिश करो, बहुत तेज दौड़ो, यार बहुत तेज टक्कर होगी, किसी से भी टकराओगे, भड़ाक से टकराओगे, आंखों में तारे घूम जाएंगे तो गिर जाओगे नीचे। तो यदि आप भीड़ में बहुत तेज भागने की कोशिश करोगे ना तो आपका और ऊर्जा का नुकसान होगा, आपका और ऊर्जा का नुकसान होगा। इसलिए इलेक्ट्रॉन तेज चलेंगे तो टक्करें ज्यादा होंगी, और टक्करें ज्यादा होंगी तो श्रांति काल कम हो जाएगा, पीरियड ऑफ रिलैक्सेशन कम हो जाएगा, और इलेक्ट्रॉन
तेज नहीं चल पाएंगे, इसलिए चालक का ताप बढ़ाया जाए तो प्रतिरोध बढ़ जाता है, परंतु विद्युत अपघटय का ताप बढ़ाएंगे तो प्रतिरोध कम होता है, क्योंकि विद्युत अपघटय द्रव होता है, द्रव होता है तो आयतन बढ़ जाता है तो श्यानता कम हो जाती है उसकी। अब हम यहाँ पे दूसरी और तीसरी बात कर रहे हैं, समझिए काम की बातें। नंबर सेकेंड, बात नंबर 2, चालक की लंबाई। चालक की लंबाई दूसरी बात जो है, इसे एल लेंगे। अब ये तो कॉमन सेंस है यार, ज्यादा लंबा चलना पड़ेगा, ज्यादा टक्करें होंगी, ज्यादा प्रतिरोध होगा, तो मतलब सीधी सी बात है कि प्रतिरोध चालक की लंबाई के समानुपाती होता है, मतलब R समानुपाती है L। ये प्रकोष्ठ अपन ने ए लिखा, तो जितना लंबा चलना पड़ेगा इलेक्ट्रॉन को उतनी ज्यादा टक्कर होंगी। ये इससे टक्कर हुई, इससे टक्कर हुई, इससे टक्कर हुई, ये जैसे जैसे आगे बढ़ेगा टक्करें ज्यादा होंगी तो प्रतिरोध भी ज्यादा होगा। तो चालक तार की जितनी लंबाई ज्यादा होगी ना, तो बच्चों प्रतिरोध भी उतना ज्यादा होगा। तो लंबाई ज्यादा यानी प्रतिरोध भी ज्यादा। तीसरी बात कर रहे हैं, नंबर 3, चालक का अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल। अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल। बताओ, लंबा चालक है, इस रोड पे चल रहे हैं, लंबा क्षेत्रफल है, क्षेत्रफल बढ़ा दो, रोड की चौड़ाई बढ़ा दो तो तुम्हें निकलने की रास्ता ज्यादा मिल जाएगी, आराम से तुम दूसरी रास्ताओं से निकल जाओगे। तो बच्चों इंपॉर्टेंट बात यह है कि प्रतिरोध अनुप्रस्थ काट के क्षेत्रफल के व्युत्क्रमानुपाती होता है। व्युत्क्रमानुपाती होता है। समझ गए? मतलब ये है कि R इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू A। इससे क्वेश्चन, ये इससे पास आ गया, रुक जाओ जरा, से हटाओ। लिखेंगे तो हम यही R इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू A। ये क्वेश्चन नंबर 2 हो गया। अब सुनिए, आप आगे की बात सुनिए, इसे भी 2 भागों में बदल देते हैं। तो मोटाई बढ़ा दो, तार की मोटाई बढ़ा दो तो प्रतिरोध कम हो जाता, आसानी से धारा गुजरती है उसमें, तार की मोटाई यदि हम बढ़ा देते हैं तो। समझ गए? तो सुनिए, अब हम यहां पे ले लें समीकरण 1/2 से। R समानुपाती है L, R व्युत्क्रमानुपाती है A, तो ये हो जाएगा R समानुपाती है L/A के। एक समानुपाती है और एक व्युत्क्रमानुपाती है, तो हमने 1/2 से यूज किया। तो अब इसे बराबर करने के लिए एक नियतांक का गुणा करते हैं, वो रो होता है, रो L/A। रो क्या है? रो को कहते हैं प्रतिरोधकता या
विशिष्ट प्रतिरोध। रो को प्रतिरोधकता कहते हैं या फिर विशिष्ट प्रतिरोध कहते हैं। इसकी परिभाषा निकालना है हमें। यदि L बराबर 1 यूनिट हो जाए, 1 इकाई हो जाए, और A बराबर भी 1 इकाई है, A बराबर भी 1 इकाई है, तो L और A को 1-1 रख दो, तो R बराबर क्या हो जाएगा? R बराबर हो जाएगा रो। बच्चे क्षेत्रफल भी 1 रखा है और लंबाई भी 1 है, और क्षेत्रफल और लंबाई दोनों 1 है, मतलब आयतन 1 है। तो सीधी सी बात यह है कि रो R के बराबर कब है? जब L 1 इकाई हो और A भी 1 इकाई हो, मतलब लंबाई 1 इकाई हो, क्षेत्रफल 1 इकाई हो, मतलब आयतन 1 इकाई हो। तो यदि चालक का आयतन, यदि चालक का आयतन 1 इकाई हो, यदि चालक का आयतन 1 इकाई हो, तो उसके प्रतिरोध को ही विशिष्ट प्रतिरोध कहते हैं। विशिष्ट प्रतिरोध या प्रतिरोधकता कहते हैं। विशिष्ट प्रतिरोध या प्रतिरोधकता कहते हैं। मतलब एकांक आयतन के चालक के प्रतिरोध को विशिष्ट प्रतिरोध कहते हैं। वो लिखते कैसे कि यदि चालक का अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल 1 हो, लंबाई 1 हो, तो उसका प्रतिरोध आंशिक रूप से विशिष्ट प्रतिरोध के बराबर होता है। अरे ये भी सही है। तो प्रति एकांक आयतन प्रतिरोध, हम एक अच्छी परिभाषा लिख रहे हैं यहाँ पे, और सरल और 100% सही, और सरल और अच्छी, समझ गए? प्रति एकांक आयतन का प्रतिरोध, प्रति एकांक आयतन का प्रतिरोध विशिष्ट प्रतिरोध कहलाता है। विशिष्ट प्रतिरोध कहलाता है। तो एकांक आयतन के प्रतिरोध को ही हम विशिष्ट प्रतिरोध कहते हैं। देख लो बच्चों, इतनी बातें समझ में आई हैं कि नहीं? बताओ हमें जल्दी से, फटाफट। अब हम इसकी इकाइयों की बात करते हैं। तो अभी हाल हमने पढ़ा था R बराबर क्या होता है? रो L अपान A। तो रो बराबर क्या हो जाएगा? RA अपान L। तो R की यूनिट क्या होती है? ओम। A की यूनिट क्या हो गई? मीटर स्क्वायर। L की यूनिट क्या हो गई? मीटर। ये तीनों बातें लिख दें तो रो बराबर हो जाएगा ओम मीटर स्क्वायर अपान मीटर। इससे ये कैंसिल, तो रो बराबर हो जाएगा ओम इंटू मीटर। ये आपकी इकाई हो गई। इकाई इकाई इकाई, ये इकाई हो गई है। रो बराबर ओम मीटर। अब सुनो जरा, कुछ इंपॉर्टेंट बातें और करना पड़ेगा हमें, बहुत काम की बातें हैं। प्रतिरोध का व्युत्क्रम, प्रतिरोध मतलब रुकावट होती है, तो इसका उल्टा क्या होगा? चालकता। तो प्रतिरोध का व्युत्क्रम चालकता कहलाता है। तो चालकता बराबर हो गया
एक बटे प्रतिरोध। इकाई देखो बच्चों बहुत अच्छी, 1/r है और 1/r का मतलब 1/ओम हो गया। इसी को अपन लिख देंगे, ओम ऊपर चला जाएगा तो ओम इनवर्स। अब सुनना जरा, इसी को हम लिख सकते हैं ऐसे, इसका नाम है म्यो। पता है इसका नाम क्या है? OHM। ये ओम इनवर्स को उल्टा बना देते हैं। कोबरा सांप देखा तुमने? कोबरा सांप देखा है? तो बिल्कुल ये म्यो होता है, म्यो बोलते हैं। ओम इनवर्स का मतलब म्यो होता है। और पता है इसी को क्या बोलते हैं? इसी को लिखते हैं कैपिटल S, सीमेंस। इंग्लिश में साइमन बोलते हैं इसे, सीमेंस। और कई जगह पता उन्होंने सीमेन लिखा है। चलिए भैया, तो सीमेंस भी बोलते हैं। सीमेंस का मतलब म्यो होता है। समझ गए इतनी बात? चलो, तो प्रतिरोध का व्युत्क्रम चालकता कहलाता है। ठीक है, अब हम एक और बात लिखें। चलो रंग बदल देते हैं। विशिष्ट प्रतिरोध का व्युत्क्रम, विशिष्ट प्रतिरोध का व्युत्क्रम, विशिष्ट। हाँ हेलो कुछ सर, पूछ रहे? एनसीईआरटी में चालकता का सिंबल सिग्मा दिया हुआ है। बेटा पता है अपन सिग्मा इसलिए नहीं लिख रहे कि कई जगह विशिष्ट चालकता को भी सिग्मा बोला है, और इसलिए ये सिंबल का बड़ा कंफ्यूजन है, इसलिए हमने सिंबल लिखा ही नहीं है। एनसीईआरटी में सिग्मा बोला, परंतु एनसीईआरटी में ही आगे देखना विशिष्ट चालकता को भी कई बार सिग्मा लिख दिया उन्होंने अगले चैप्टर में, इसलिए अपन सिंबल लिख ही नहीं रहे। जब सिंबल लिखेंगे उसके नीचे नाम भी लिखेंगे। तो विशिष्ट प्रतिरोध का व्युत्क्रम विशिष्ट चालकता होता है, विशिष्ट चालकता कहलाता है। अभी हम थोड़ी देर बाद विशिष्ट चालकता को सिग्मा लिख देंगे, तो ये बात थोड़ी सी ध्यान रखो, है ना? और सिंबल से कहीं कोई कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए बच्चे। तुम्हें स्कूल में अल्फा नाम से बुला रहे हैं, परंतु जरूरी है घर में भी अल्फा नाम से? घर में ऐसे नहीं बुलाते, मोनू टोनू बबलू सबलू गबलू ऐसे करके बुलाते हैं कि नहीं? तो हम थोड़ी बदल जाते हैं। स्कूल में तो वो नाम ही लेंगे कि आइए पिंटू कुमार बताइए, परंतु घर पे पिंटू कुमार का नाम पिंटू कुमार हो ये जरूरी नहीं हो। समझ गए? तो इसलिए सिंबल से कोई कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। विशिष्ट प्रतिरोध का व्युत्क्रम विशिष्ट चालकता कहलाता है। तो अपन यहाँ पे लिख रहे हैं विशिष्ट चालकता, विशिष्ट चालकता। हम इसे सिग्मा पे भी लिखेंगे। 1/, क्या हो जाएगा? विशिष्ट प्रतिरोध बराबर हो जाएगा 1/ρ, और इसकी यूनिट क्या हो गई? 1/ओम मीटर। इसी को लिख सकते हैं ओम इनवर्स पर मीटर। इसी को ओम इनवर्स को क्या लिख सकते हैं? म्यो पर मीटर। और इसी को क्या लिख सकते हैं? सीमेंस पर मीटर। तो ये सब चीजें यहाँ पे हम लिख सकते हैं। बोलिए ये बात भी सबको समझ में आ गई? तो बच्चों हम यहाँ पे बात कर रहे हैं ओम के नियम का, ओम के नियम का सदिश रूप, ओम के नियम का सदिश रूप, और ये है IMP, ओम के नियम का सदिश रूप। ये हम यहाँ पे समझ रहे हैं। आपको पता है V इज इक्वल टू IR होता है, इक्वेशन नंबर फर्स्ट पता है हमें, इसलिए हमने लिख दिया। आपको ये भी पता है कि V इज इक्वल टू E इंटू L होता है, पता है कि नहीं बताओ? क्योंकि E बराबर V/L विभव प्रवणता, तो V बराबर E इंटू L हो जाएगा। और
आई बराबर बताओ क्या होगा? आई बराबर हो जाएगा जे इंटू ए, अभी पढ़ा, जे इज इक्वल टू आई अपान ए। और तीसरा नंबर आर बराबर क्या हो जाएगा? रो एल अपान ए। ये तीनों के तीनों मान इसमें रख दो। बी की जगह रखा अपन ने ई इंटू एल, आई की जगह अपन ने लिखा जे इंटू ए, और आर की जगह रखा रो एल अपान ए। इस ए से ये ए कैंसिल, इस एल से ये ए कैंसिल, ई बराबर हो जाएगा जे इंटू रो। यहां पे आपको पता है ई भी सदिश है, जे भी सदिश है, रो संख्यात्मक मान है। ये बड़ा काम का है, ये ई बराबर जे इंटू रो। विद्युत क्षेत्र की तीव्रता धारा घनत्व और विशिष्ट प्रतिरोध के गुणनफल के बराबर होती है। विद्युत क्षेत्र की तीव्रता की एक नई परिभाषा और यूनिक परिभाषा आ गई हेलो है सर। ना? हाँ बोलो, पूछो। सर विभव परिबंधता मतलब ऋणात्मक विद्युत क्षेत्र के बराबर होता है। बिल्कुल सही बात बेटा, ये तो बहुत अच्छी बात है। और यहाँ पे जब हम आंकिक मानों की बात करते हैं तो ऋण और धन नहीं लगाते। ऋण और धन हमारी फिजिक्स में दो दिशाएं होती हैं, एक हमारे सपोर्ट में और एक हमारे विरोध में। अभी हम सपोर्ट और विरोध की बात कर ही नहीं रहे थे, हम यहाँ पे निकाल रहे थे आंकिक मान। और जब हम आंकिक मान की बात करते हैं तो ऋण और धन का उपयोग नहीं करते हैं। हाँ। यस सर। तो ये, तो हमने क्या बोला? विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता धारा घनत्व, धारा घनत्व और विशिष्ट प्रतिरोध के गुणनफल के बराबर होती है। भूलना मत, ये भी काम की चीज है। तो बहुत अच्छी चीजें पढ़ी। अब हमें पढ़ना होगा ओम के नियम का सत्यापन, निगमन। यस, सबको समझ में आ गया है, सबने देख लिया है। पर बच्चों हम फिर से बोलें, सब कापी लेके बैठा करो यहाँ पे। जब कुछ विशेष बातें हो तो लिख गया, मजा आ गया, वेरी गुड। देखो बच्चे, फिजिक्स मजे का ही सब्जेक्ट है, खूब मजा आएगा। फिजिक्स मजा देगा, आपकी लाइफ बना देगा फिजिक्स। यदि फिजिक्स मजे से पढ़ रहे हो तो पूरी जिंदगी में फिजिक्स मजे का कारण बनेगा, अच्छी जिंदगी गुजरेगी।